भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना चुनाव से पहले घोषित की थी। आप लोगों ने चुनाव के बाद बहुत सी लाडो को उसमें से बाहर कर दिया। हमने तय ये किया है कि 1100 रुपए नगद हर महीने बहन के हाथ में जाएंगे। नगद सुनते कैश दिया जाएगा, अकाउंट में जाएगा। मतलब महिलाएं 2100 इंटू करती रहे, 2, 3, 4 जितने मंथ्स बाद मिलेगा वो पैसा पूरा मिलेगा। पैसा पूरा मिलेगा। कितने महीने का होगा वो सारा वापस मिलेगा 100% मिलेगा। आप किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों देखा जाता है कि किसान अक्सर सड़कों पर मिलते हैं? कुछ अव्यवस्थाएं छोटी मोटी होती हैं, उनको लेकर कोई लोग अग्रेसिव होकर यदि सड़क पे आ जाएं तो वो तो किसी को अपने को डेमोक्रेसी में किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। ट्रैक्टर ट्रालियां असंवैधानिक कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 रुपए हर 3 महीने के बाद किसान के अकाउंट में आएंगे। 6000 रुपए साल के केंद्र सरकार दे रही है। हरियाणा सरकार भी देने वाली थी। सरकार भी दे रही है। इन लोगों को 3-3 साल लिस्टें आउट नहीं होती थी। वो कहते हैं पेपर भी आउट हो जाते हैं आपके राज्य में। पेपर आउट होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। अच्छा, ये व्यवस्था की मनोहर लाल जी ने, मनोहर लाल जी बदल गए, क्या व्यवस्था वही है कि वो भी बदल गई है? कि जो मनोहर लाल जी जितनी लंबी लाइन खींच के गए हैं, शायद हमें ही 20 साल लग जाएंगे सभी लोगों को मिलकर उस लाइन तक पहुंचने के लिए। हरियाणा में तो उन्होंने, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम जब फोड़ा उन्होंने, पता नहीं आप लोगों ने कितना महसूस किया। हाइड्रोजन आपके लिए तो सुतली बम था वो। हाइड्रो सरकार कितना सीरियस है प्रदूषण को लेकर? लापरवाही भी है लोगों की, और हम पूरी तरह ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट भी दे रहे हैं कि पराली को मत जलाओ, पराली को यूज करो। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के एडीजीपी ने सुसाइड कर लिया। दुखदाई पीरियड था। मुख्यमंत्री जी ने किसी एक बात पर भी कहीं कोताही नहीं बरती। दिल्ली में ब्लास्ट होता है, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है फरीदाबाद से। 2900 किलो, 3000 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से मिलना और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं नूह से मिलना। सरकार का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है। जहाँ से भी सुराग मिला, पकड़ने में कोई सरकार ने या हमारे सुरक्षा बलों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 11 साल पूरे कर चुकी है। तीसरी बार लगातार जीत से सरकार बनाई और फिलहाल 11 साल कंप्लीट कर गए हैं सरकार ने। बहुत से काम हुए हैं। भाजपा कहती है कि हरियाणा के जो 11 साल हैं भारतीय जनता पार्टी के वो बेमिसाल हैं, लेकिन विरोधी कहते हैं कि हरियाणा बेहाल है। हरियाणा का क्या हाल है ये जानेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं, भाजपा से लंबे समय से, बालकाल से जुड़े हुए हैं, संगठन में महामंत्री हैं, बड़े पोर्टफोलियो पहले भी रहे हैं, 2014 में भी जीते मंत्री रहे और उसके बाद सीएम का काम देखा और अब 2024 में जब चुनाव जीते तो फिर से इनके पास अहम डिपार्टमेंट हैं और लगातार सरकार के जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, अगर मैं कहूँ, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये दिए जा रहे हैं, वो भी इन्हीं की योजना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। मैं आऊँ सवाल पे, तो पहले तो ये सवाल कि हरियाणा, आप कहते हैं कि बेमिसाल रहे हैं आपके 11 साल, लेकिन विरोधी कहते हैं कि आपने तो बुरा हाल कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों का और देश में जहाँ तक भी आपकी पहुँच है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि पंजाब केसरी चैनल लगभग 75% देश को कवर करता है और इतना बड़ा आपका लोगों के साथ जुड़ाव, लोगों के साथ संबंध और लोगों का विश्वास आप पर है। और आज मुझे भी आपके साथ बात करने का अवसर मिला, जहां मैं आपका समय देने के लिए, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वहीं आपने जो सवाल किया, कोई वैसे ही बार बार सरकार रिपीट नहीं होती। लोगों का विश्वास, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति और आम जनमानस से सरकार का लगातार जनसंपर्क, तब जाके 11 साल या लगातार हैट्रिक कोई बनती है। यदि बेमिसाल की बात कहूँ, मैं आपको केवल 3 या 4 उदाहरण देकर आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। अच्छा, आप देखिए, 10 साल मनमोहन जी की सरकार रही, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही जी। गैस सिलेंडर की लाइन लगती थी, लोगों की नौकरियों के लिए विधायक, एमएलए, मुख्यमंत्री की कोठियों पर लाइन लगती थी। ट्रांसफर लोगों को करवाने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के, कांग्रेस के लोगों के दरवाजे के जाके एडियां रगड़नी पड़ती थी।
12 घंटे 13 घंटे से ज़्यादा 14 घंटे से ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में कहीं लाइट नहीं मिलती थी। CLU एक व्यापार बन चुका था और शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी का रिकॉर्ड टूट चुका था। लोगों को फसल का कीमत लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था। गन्ने की पेमेंट लोगों को मिलती नहीं थी। तब जाके लोगों ने बदलाव किया और एक विश्वास के साथ बदलाव किया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी इच्छाओं की पूरी करेगी। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण बहुमत की सरकार बनी। माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पहले दिन ही मनोहर लाल जी की टीम के अंदर मुझे भी शपथ लेने का मौका मिला और तब से लेकर आज तक लगातार 11 साल से सरकार का हिस्सा हूँ। एक एक चीज को परिवर्तन होते हुए नजर मैंने देखा है। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। 1000 रुपये सोशल स्कीम्स का बेनिफिट हरियाणा के लोगों को मिलता था। जिस समय मैं इस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का मैं मंत्री बना, उस समय हम केवल 18 या 19 लाख लोगों को बेनिफिट देते थे। उसमें मैनुअल ट्रांजैक्शन होता था, लेन देन होता था। मैनुअल तरीके से लोगों को पेंशन के साथ जोड़ा जाता था और कौन आदमी कितने दिन जिंदा रहा उसकी कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं था। आज हम 36 लाख लोगों को सोशल स्कीम्स का बेनिफिट दे रहे हैं। 3200 रुपये महीने के हिसाब से दे रहे हैं। हर महीने की 5 तारीख को दे रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को DBT के माध्यम से दे रहे हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, उसके अकाउंट में 5 तारीख के बाद पैसे पहुंच जाएंगे। ये हमने तय कर दिया, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, बिना लाइन में लगे। देश के अंदर 36 लाख लोगों को और इतने बड़े अमाउंट के साथ कोई भी प्रदेश सोशल स्कीम्स का लाभ नहीं दे रहा, हरियाणा दे रहा है। और यदि अब 21 लाख बहनों को हम जोड़ने जा रहे हैं लाडो लक्ष्मी के तहत, यदि वो भी जुड़ जाएंगी, अभी 6 से 8 लाख तक हमारा आंकड़ा पहुंच चुका है। उन्होंने अप्लाई कर दिया है, फॉर्म सबमिट हो गए हैं और 5,59,000 लोगों को 1 नवंबर को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पेट से डाल भी दी। ठीक। तो यदि 21 लाख लोग और जुड़ गए तो 36 और 21 कितने हो गए? 37 और 20 57 लाख लोगों को हम सोशल स्कीम्स का लाभ देंगे और DBT के माध्यम से देंगे। एक भी कांग्रेसी जो ये कहता है या विपक्ष का आदमी यदि इन बातों को भी आपके सामने आके ये कह दे कि ये नहीं हो रहा, तो फिर तो मान ले हरियाणा बेहाल है। पेंशन्स के लिए तो जाम लगते थे हरियाणा की सड़कों पर, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती थी। 11 साल के अंदर पहला साल यदि हम छोड़ दे, 13 महीने जब तक हम DBT में जोड़ नहीं सके थे, किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी अवश्य रही होगी। परंतु जिस दिन से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं इस विभाग का मंत्री था, जिस दिन वो लोग जुड़े, उसके बाद से लेकर आज तक किसी भी स्थान पर आपको पेंशन विभाग की या सोशल पेंशन का लाभ लेने वाले लोगों की कहीं आपको ग्रोसरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यही हरियाणा था जहाँ पर बिजली एक सपना था। देहात के अंदर तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बिजली, किसान खेत में जाता था गई, घर आ जाता था बिजली आ गई, इस स्थिति से में झूलते थे। आज हम 6,768 में से लगभग 6400 से ज़्यादा गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली देने में कामयाब हैं और 1-2 दिन से नहीं, पिछले 9 साल से। ये कागजी आंकड़ा है या धरातल पर ऐसा है? आप जाके चेक कीजिए ना। नहीं, लोग तो बताते हैं आप कि लाइट जाइए, आती नहीं। आप एक सर्वे कर लीजिए ना। जब विपक्ष का कोई आदमी आएगा उसको बता पाओगे आप। एक्सपेरिमेंट भी तो करने होते हैं ना जी। और आप जैसा जिज्ञासु पत्रकार यदि फील्ड में जाएगा तो लोगों को लाभ मिलेगा और आप यदि कोई बात बताएंगे तो सरकार को भी उसके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, मीडिया का काम भी यही है। हाँ, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, अब आप देखिए जाके जिन तारों पर, बिजली की तारों पर हमारी बूढ़ी माताओं की चुन्नियां लत्ते सूखा करते थे, रानी भाषा में बोल लूं तो आज वहां पे बिजली दौड़ती है। 24 घंटे के अंदर हमने जे फार्म कटने के बाद 24 फसलों का MSP पे खरीदने की घोषणा की। हमने गेहूं की फसल भी MSP पे खरीदी और इस बार धान की फसल भी खरीदी, बाजरा भी खरीदा, चना भी खरीदा, सरसों भी खरीदी, गंवार भी खरीदा। जो जो हरियाणा में फसलें पैदा किसान लेकर मंडी में आएगा,
हम उसको एमएसपी पे खरीदने का उन लोगों को अधिकार दे रखा हमने। बहुत आपके सामने आ गिना देंगे जी रिपीट कीजिए, फलां हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, परंतु ऑथेंटिक बात वो एक भी नहीं कर पाएंगे। एक भी किसान ये नहीं कहेगा कि जे फार्म कटने के बाद 24 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। भावांतर भरपाई, मैं जिस क्षेत्र से पहली बार विधायक था, आलू एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज जिसको हम आलू की फसल को आज के दिन किसान वो क्या बोलता है, डॉलर। और जब हम सरकार में आए थे एक समस्या थी, जिस भी गांव में जाते समस्या बताते थे, क्योंकि भाव पिटता था, किसान असमंजस में रहता था और स्टोर करने का बहुत ज़्यादा उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो किसान जब समस्या लेके हमारे पास आया तो हमारे मुख्यमंत्री से मैंने बात की। मुख्यमंत्री जी कहने लगे इसका क्या कर सकते हो आप। जब जितना मेरे नॉलेज में था, माननीय मनोहर जी के सामने मैंने ये कहा जी कोई आलू का प्रोडक्शन का कोई फैक्ट्री लगानी चाहिए हमें। उसने कहा चलो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, शॉर्ट सोचो, कुछ 2 दिन आप सोचो, 2 दिन मैं सोचता हूँ। और तीसरे दिन माननीय मनोहर लाल जी का फ़ोन आया, बेदी जी आप कहाँ पे। मैंने कहा जी मैं चंडीगढ़ में ही हूँ। कहते मेरे पास आओ। मुझे पूछा आपके एरिया में कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं। मैंने कहा जी प्याज होता है, आलू होता है, गोभी होता है, टमाटर होता है। अच्छा, तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक बाजार रेट तय करते हैं और उस रेट से ऊपर यदि किसान की बिकती है तो उसका प्रॉफिट का मालिक किसान, बाहर बेच ले, ठीक और है। नीचे रह जाएगी तो भरपाई हम कर देंगे। तब मनोहर लाल जी ने लोगों को कहा कि आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत अपने आप को रिकॉर्ड में लेके आइए। जितनी प्रोडक्शन होगी घाटे का मालिक मनोहर लाल और प्रॉफिट का मालिक किसान। भावांतर भरपाई योजना के तहत आज किसान को हमने श्योरिटी दे दी कि 6 रुपये किलो आपका आलू खरीदेंगे, 6 से ऊपर आपका प्रॉफिट, जो मर्जी रेट में जाए हमें कोई समस्या नहीं, नीचे रहेगा तो मालिक हम हैं। आज किसान को ये भी पता नहीं लगता कि मेरे अकाउंट में कौन सी फसल के पैसे आ गए। तो ये बेहाल तो वो हुआ है विपक्ष जिन्होंने परिवारवाद के नाते अपने बापोती बना ली थी, जिन्होंने कह दिया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो केवल हमारे अधिकार है। एक मजदूर का बेटा, छोटे से दुकानदार का बेटा मनोहर लाल इस कुर्सी पे कैसे आ सकता है। एक सैनिक का बेटा, एक फौजी का बेटा, एक 1.5-2 एकड़ के किसान का बेटा नायब सिंह सैनी तो इस कुर्सी को डिजर्व ही नहीं करता। उन लोगों के पेट में आज मरोड़ है। बेहाल हरियाणा नहीं है, बेहाल तो वो लोग हैं, परंतु क्या करें, अपना दर्द ब्याह कुछ और तरीके से करते हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों देखा जाता है कि किसान अक्सर सड़कों पे मिलते हैं। अभी पीछे हमने देखा कि आपका शाहबाद का ही हाईवे जाम कर दिया, सूरजमुखी की फसल पिट गई। मैं आपको और उसके बाद दोनों हरियाणा के अगर मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं जो दिल्ली को जोड़ता है, और बाद में शंभू बॉर्डर की बात करूं। मैं बिल्कुल आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल इसी बात को कह रहा हूँ। जब मैं विधायक बना 2014 में, उन सूरजमुखी बेचने वाले किसानों से पूछिए, 15% भी सरकारी रेट पर सूरजमुखी नहीं खरीदी जाती थी। पहला व्यक्ति मैं हूं और मनोहर लाल जी हैं जिन्होंने 25% पहली बार में ही 2014-15 की सूरजमुखी, पहले 25% हमने टोटल किसान की खरीदनी शुरू की, अगले सीजन में 50% की, और आज 100% सूरजमुखी पिछले 9 साल से हमारी सरकार खरीद रही है और हाईएस्ट रेट पे खरीद रही है। बॉर्डर पार कीजिए, आपकी सूरजमुखी बिकेगी 4300 रुपये पंजाब में, इस्माइलाबाद के ये आपका लहर गग्गा के एरिया के अंदर, आपका पटियाला के एरिया के अंदर, और हरियाणा के किसान की सूरजमुखी बिकती है 7200 प्लस, और पेमेंट आती है 24 घंटे के अंदर। कुछ अव्यवस्थाएं थोड़ी बहुत ही स्टार्टिंग में यदि फसल जब बाजार में आती है, कुछ अव्यवस्थाएं छोटी मोटी होती हैं, उनको लेकर कोई लोग अग्रेसिव होकर यदि सड़क पे आ जाएं तो वो तो किसी को अपने को, डेमोक्रेसी में किसी को रोकने का अधिकार नहीं है, वो तो उनका अधिकार बनता है, कोई भी होगा, परंतु किसी भी किसान को हम असुविधा नहीं होने देते। रही बात पंजाब का किसान, शंभू बॉर्डर पे कौन सा किसान था, पंजाब का था ना, बिल्कुल। फिर क्यों नहीं ये भगवंत मान एमएसपी दे रहा उनको, क्यों नहीं पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको एमएसपी पे फसल खरीदने का काम किया। मांग तो शुरू होगी पंजाब से, पूरी करेगा हरियाणा, हिमाचल में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है। वो तो कह रहे थे हम दिल्ली जा रहे थे, आपने क्यों रोका बीच में, आप पार्टी क्यों बन गए। मैं एक बता रहा हूँ मैं आपको, वो कहीं भी जाए किसी को रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, परंतु कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम से जाए तो उसको कोई नहीं रोकेगा। यदि कोई असंवैधानिक तरीके से किसी प्रकार की गफलत पैदा करना चाहता है तो उसको आप भी रोकेंगे, मैं भी रोकूंगा, कोई भी सरकार होगी वो भी रोकेंगे। परंतु मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ट्रैक्टर ट्रालियां असंवैधानिक कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही चौटाला गवर्नमेंट थी,
गन्ने की पेमेंट के लिए घोड़ा पुलिस, गर्म पानी के फुहारे और आंसू गैस के गोले शाहबाद में ही छोड़े गए थे। उसी को नाम सिंह चुड़ूनी पर छोड़े गए थे। नारायणगढ़ के अंदर घासीराम नैन जी को वहां से गिरफ्तार किया जब तक उनकी मृत्यु नहीं, जेल से बाहर ही नहीं आए। वो टाइम भूल गए हैं। कंडेला कांड किसके राज में हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर मैयर टोल हिसार का लगातार 10 साल बंद करके रखा, तब इसने समाधान क्यों नहीं निकाला? इसी प्रकार से लाठीचार्ज रोहतक के अंदर हुआ, झज्जर के अंदर हुआ, भोपाल सिवानी के अंदर हुआ। तो ये कहने की बातें हैं, वो जो समस्याओं का समाधान करने के लिए नायब सिंह सैनी तत्पर है, मोदी जी की सरकार तत्पर है, और हर प्रकार किसान के साथ खड़ा होने का हमने जो वादा किया था वो खड़ा होकर दिखा नहीं रहे। हम कमर के ऊपर किसान की 24 घंटे खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। किसने सोचा था कि 2,000 रुपये हर 3 महीने के बाद किसान के अकाउंट में आएंगे? 6,000 रुपये साल के केंद्र सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार भी देने वाली थी, सरकार भी दे रही है, जब केंद्र सरकार के साथ हरियाणा सरकार साथ है। 2 बार बिजली का रेट जब से हरियाणा बना है, पहली हमारा कार्यकाल है जिसमें 2 बार बिजली का रेट हमने कम करने का काम किया। अदरवाइज तो आज तक रेट बड़े बड़े हैं, घटाया किसी ने नहीं है। इसी प्रकार से बिना पर्ची और बिना खर्ची रोजगार देने का शुरुआत की तो मनोहर लाल जी ने की। यहाँ तो बड़े घमंड के साथ कहा जाता था, मेरे विधानसभा में मैंने 8,000 लड़के लगा दिए, मैंने 10,000 लगा दिए, मैंने 50,000 लगा दिए। क्यों भाई? आप कौन होते नौकरी लगाने वाले? नौकरी लगाने वाली एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वो चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उनका अधिकार क्षेत्र की बात है। मैं अनपढ़ व्यक्ति, मैं एसडीएम भर्ती करूंगा, तहसीलदार भर्ती करूंगा, प्रोफेसर लेक्चरर भर्ती करूंगा, क्या अधिकार है मेरे को? ये मनोहर लाल जी ने उस परंपरा को तोड़कर देश के अंदर एक मिसाल पैदा करने का काम किया, और मुझे फक्र है कि उस सरकार का मैं हिस्सेदार था, उस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इन सारी योजनाओं को लागू करने में मंत्री के नाते मैं भी उनका सहयोगी था। बिल्कुल। आज पूरे देश के अंदर हरियाणा के मॉडल की चर्चा की जाती है, हरियाणा के पेपर के लेने के स्टाइल की चर्चा की जाती है, और इंटरव्यू दे के बच्चा घर पहुंचता है उससे पहले ही उसका रिजल्ट आउट हो जाता है। ये परंपरा शुरुआत करने वाली कौन सरकार है? हमारी सरकार है। इन लोगों को 3-3 साल लिस्टें आउट नहीं होती थी। वो कहते हैं पेपर भी आउट हो जाते हैं आपके राज्य में। पेपर आउट होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। इन लोगों को ये पूछिए ना कि पेपर आउट हुए तो उन्होंने कार्रवाई क्या करी? इन्होंने कार्रवाई नहीं की, परंतु माने सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उन भर्तियों को रद्द किया। उनके तो भरपाई हम कर रहे हैं उन लोगों की। चाहे सर बच्चे तो परेशान होते हैं ना, अगर पेपर लीक हो जाए और फिर से आने वाला एग्जाम का सीजन 2 महीने, 1 मिनट बस, 2 महीने और बचे हैं, पर किस तरह से नकल चलती है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में हमने देखा किस तरह से पेपर लीक आउट होता है। इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकालती सरकार? मैं आपको बता रहा हूं ना, जितने पुख्ता इंतजाम हमने किए हैं, हमारी सरकार ने किया है, यदि पुख्ता इंतजाम ना किए होते, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा आज क्लास 2 और क्लास 1 की सर्विसेज में ज्वाइन ना करता। सामान्य परिवार का, गांव में बसने वाले बच्चे। 1996 के बाद उसमें चौधरी बंसीलाल जी दुनिया में नहीं है, ओम प्रकाश चौटाला जी दुनिया में नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अभी हैं। 10 साल इनकी सरकार रही और 10 साल का उनका राज रहा। यदि 18 में पहली बार ग्रुप डी के लिए एग्जाम लेने की हिम्मत की तो मनोहर लाल जी की सरकार ने की, और उस ग्रुप डी के एग्जाम लेने के मॉडल को मैं बताता हूँ 20 स्टेटों ने यहाँ से उस मॉडल को लेके गए हैं। सामान्य परिवार के बच्चे आज हरियाणा सरकार के अंदर नौकरियों अंदर लगे हैं। चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो हद कर दी थी। चौटाला जी और तो जातिवाद पे भर्ती किया करते थे, भूपेंद्र हुड्डा जी और तो गोत्रवाद पे आ गए थे, परिवारवाद से बाहर ही नहीं गए। जातिवाद की तो बात छोड़ दी है, वो तो गोत्रवाद को देख देख के नौकरियां दिया करते थे। ये तो रिकॉर्ड इन लोगों ने बना रखे हैं, और आज वही कारण है कि आज हरियाणा बेहाल। हरियाणा बेहाल टाइम पे व्यवस्था बदल गई। मैं आपको जाके चेक कीजिए ना, मैं तो आपको सिर्फ छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हुड्डा गवर्नमेंट ना कांग्रेस की, चौटाला की गवर्नमेंट, करण दलाल विपक्ष का एमएलए, वो 2 दिन पहले लिस्ट आउट करता है ये एचसीएस भर्ती होंगे, और उनके फादर नाम लिखता है, फलाने एमएलए का दामाद जमाई होगा, फलाने विधायक का भाई होगा, फलाने विधायक की पत्नी होगी, फलाने मंत्री का बेटा होगा, और वो लिस्ट एज इट इज छपती है। मैं तो आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जागरूक पत्रकार हैं। एक बारी हरियाणा की जितनी भी भर्तियां हैं 14 के बाद से लेकर
सरकार के विधायक का, सरकार के मंत्री का, सरकार के MP का, सरकार के राज्यसभा का, सरकार के चेयरमैन का, विपक्ष के किसी आदमी का, एक बच्चे को तो लेके आओ ना भाई, ये भर्ती हुआ है। सभी काबिल बच्चे 2014 से पैदा होते थे MLAs के घर में, ले आओ, इनको पता लग जाएगा और इनकी भी लिस्टें कर लो। अच्छा, ये व्यवस्था की मनोहर लाल जी ने, मनोहर लाल जी बदल गए, क्या व्यवस्था वही है कि वो भी बदल गई है? कैसा सवाल कर रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नायब सैनी की सरकार में भी आज भी वो व्यवस्था कायम है जो मनोहर लाल के टाइम पर थी? जो भी स्कीम्स जनहित की केंद्र और मनोहर जी की सरकार ने लागू की थी, वो एज इट इज है, रहेंगी। आपके बीच में प्रॉमिस करके जा रहा हूं, जो जनहित की योजनाएं हैं, एक को भी छेड़ने का। और मैं तो ये कहता हूं कि जो मनोहर लाल जी जितनी लंबी लाइन खींच के गए हैं, शायद हमें ही 20 साल लग जाएंगे सभी लोगों को मिलकर उस लाइन तक पहुंचने के लिए। और जो तीसरी बार सरकार बनी है, ये मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण बनी है, उनके कठोर डिसीजन के कारण बनी है। आगे और लंबा समय जाना है, 29 है, और विरोधी तो आपके तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो संगठन बन गया उनका 11-12 साल बाद, जब से आप सरकार चला रहे हैं तो उनका संगठन अब बन रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय 4 साल में वो इतना प्रिपेयर अपने आप को कर पाएंगे कि आपको टक्कर दे पाए 29 में? देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, सामान्य सवाल का जवाब है मेरा। कोई भी हमारी बहन बेटी घर में खाना बनाती है, वो दाल को निकाल के उसको यहाँ रख के ऐसे चेक करती है, राइस पाएगी तो एक आधे चावल को चेक कर लेगी। ये तरीका होता है ना जी। हलवाई का भी, ये तरीका होता है। अब मैं छोटी सी बात कहता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए, जितने उनके जिलाध्यक्ष बने हैं, कितने लोगों को लोग बधाई देने के लिए गए। आपके पास तो बहुत बड़ा हाँ, सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपका अपनी जब से इनका संगठन बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष बना है, मैं कह रहा हूँ निर्वाणा में उसका होर्डिंग लगा दीजिए, नाम लिखिए उसके नीचे, नाम मत लिखना, उस व्यक्ति का होर्डिंग लगा लीजिए और आप अपने पत्रकार को रोक वहां खड़ा कर दीजिए। 50 आदमियों को रोकना, यदि 50 में से 10 आदमी भी उसको फोटो को देख के ये कह दे कि ये कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, राव नरेंद्र सिंह है, तो मैं मान जाऊंगा आपको। भाई, ये लोग जिलाध्यक्ष को बधाई देने के लिए कितने लोग जाते हैं? जिलाध्यक्ष का होर्डिंग कौन लगाते हैं? जिलाध्यक्षों को तो ये लोग कुर्सी में बैठने की भी इजाजत देते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आज सबसे कमजोर विपक्ष, सबसे लाचार विपक्ष, नेता विहीन विपक्ष, नेतृत्व विहीन विपक्ष, कहां तक आप क्या बात करोगे? कारण क्या मानते हैं आप, हरियाणा का नेतृत्व या दिल्ली का नेतृत्व? अब दिल्ली का नेतृत्व आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है, मेरा उतना स्तर नहीं है उसकी बात करने का, परंतु कोई निर्णय लेने की स्थिति में है। चलते चुनाव के अंदर किस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी टीम ने हालात पैदा किए, आज तक कांग्रेस के नेतृत्व की उसको एक बारी भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उल्टा क्या किया, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। 1 साल बाद, 1 साल बाद फिर वही नेता प्रतिपक्ष। तो इतना देर लगाने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, कांग्रेस का तो मेरे ख्याल में आज कांग्रेस का जब नाम लेते हैं ना, तो एक स्माइल वैसे ही मजाक के तौर पे आ जाती है। अब पता नहीं स्टूडियो में या मीडिया में कहाँ तक कांग्रेस का नाम कितने लोगों को याद रहता है। आम आदमी तो दिमाग पे ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है कांग्रेस के बारे में। आज वो मैं कल देख रहा था, एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक बड़ी गाड़ी की फोटो दे रखी है, कहते हैं इससे भी कम सीटें आई हैं, इसमें जितनी सीटें हैं कांग्रेस की सीटें इससे भी कम आई हैं। आज कितने प्रदेश हैं जिसमें 2.5 अंक नहीं है कांग्रेस के पास? कितने प्रदेश हैं? कितने प्रदेश हैं देश के अंदर जिनमें 2.5 अंक नहीं? अब 3 बार से 0 पे आउट है, पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में दिल्ली के अंदर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं आप लोग वोट चोरी कर लेते हो सारा, हम क्या करें? अभी भी वो कह रहे हैं। हरियाणा में तो उन्होंने, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम जब फोड़ा उन्होंने, पता नहीं आप लोगों ने कितना महसूस किया। हाइड्रोजन आपके लिए तो सुतली बम था, वो सुतली बम था। हाइड्रोजन बम जब उन्होंने फोड़ा तो वो कह रहे हैं कि ये तो आपके मुख्यमंत्री चोरी किए हैं, सरकार चोरी की है। मैं आपको कहता हूं, यदि लोगों की जन आकांक्षाओं पर आप खरे नहीं उतरेंगे, अब तो कांग्रेस को चोरी कर लेंगे। रह कौन गया कांग्रेस के पास? हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा परिवार बंसीलाल जी का परिवार था। आज किरण चौधरी जी राज्यसभा मेंबर है, उनकी बेटी पोती श्रुति चौधरी जी हमारे साथ कैबिनेट में, हमारी छोटी बहन मंत्री है। राव वीरेंद्र सिंह का परिवार
राविंदरजीत सिंह तो 3 बार से केंद्र में मंत्री है। आज उनकी पोती हमारी छोटी बहन आरती राव भी कैबिनेट मिनिस्टर है। चौधरी भजनलाल जी का परिवार, भूपेंद्र सिंह देवीलाल जी का परिवार आपके संपर्क में आया था, लेकिन अभी वो दूर हो गया। 2000 कोई दूर नहीं है। मुझे बताइए ना। वहां तो कंपटीशन हो गया है। नहीं नहीं, वहां तो अजय सिंह का बयान नहीं आपने सुना? रणजीत सिंह भी आपके साथ नहीं है वैसे, वहां तो कंपटीशन है। वो मंत्री थे। मैं कह रहा हूं कि वहां तो कंपटीशन है। कंपटीशन किस बात का? दुष्यंत चौटाला को यदि पार्टी गठबंधन से बाहर कर दिया, अभय सिंह कर, तो मैं आ जाऊंगा। रणजीत जी तो हमारी सरकार में मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बाकी आदम तो उनकी बीजेपी में पड़ी है, मौके की तलाश में है। और अब बहुत कुछ बचा भी नहीं है। आप लोग मौका क्यों नहीं दे रहे उनको? बहुत कुछ बचा भी नहीं है ना। जिस आज से 2000 सन 2000 की बता रहा हूं मैं, 99 की बता रहा हूं, 98 की बता रहा हूं, 97 की बता रहा हूं, 96 की बात बता रहा हूं मैं। पूरे देश के मेंबर पार्लियामेंट की टिकट का फैसला ताऊ देवीलाल जी करते थे। देश की राजनीति के अंदर कौन मेंबर पार्लियामेंट सेंटर में मिनिस्टर बनेगा ये तय करते थे, गवर्नर तय करते थे। उनको उड़िया नहीं आती थी, उनको बंगाली नहीं आती थी, उनको असमिया नहीं आती थी, उनको मराठी नहीं आती थी, उनको तेलुगु नहीं आती थी, उनको कन्नड़ नहीं आती थी, परंतु पूरे देश की राजनीति एक व्यक्ति करता था। देश के अंदर कौन गवर्नर लगेगा ये तय ताऊ देवीलाल जी करते थे। राष्ट्रपति कौन होगा ये ताऊ देवीलाल जी तय करते थे। परंतु 20 साल के अंदर आते आते स्थिति क्या हो गई है? आज 2 विधायक हैं पूरे परिवार से। बिल्कुल सही, केवल 2 विधायक हैं। ये उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए जो ताऊ देवीलाल का फोटो लेके घूमते हैं। ताऊ देवीलाल का फोटो लगाने से कोई ताऊ देवीलाल के वंशज नहीं हो जाते। ताऊ देवीलाल की फोटो के साथ साथ उनकी नीतियां भी उनको सोचनी पड़ेगी। बिस्लरी का पानी पिएंगे, हाई मावा लगा हुआ कुर्ता पहन के घूमेंगे। ताऊ देवीलाल तो किसान के खेत के ऊपर, मेड़ के ऊपर बैठकर गन्ना खाते थे, किसान की चौपाल में बैठकर होक्का पीते थे। इनको तो किसान में से बदबू आती है। किसान की केवल मीडिया के सामने बात करेंगे। क्या सामान्य किसान की हिम्मत है कि इनकी दहलीज के अंदर पांव रख ले? क्या इनकी गाड़ी को टच भी कर ले सामान्य किसान? केवल उनको वोट बैंक के लिए उपयोग किया है। आज हरियाणा का किसान नहीं, देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीति, सोच और विचार के साथ है। इन लोगों ने जो उनको गुमराह करके उनकी वोट लूटने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया, एक एक बदला देश का किसान और प्रदेश का किसान उन लोगों से लड़। 4.5 साल तक जेजेपी आपके साथ थी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, आप लोग कंफर्टेबल थे उनके साथ सरकार चलाने में? देखो, वो आवश्यकता थी समय की, विचारधारा मिल रही थी, आवश्यकता थी समय की, मजबूरी थी। हम कंफर्टेबल थे तो वो भी तो कंफर्टेबल था। मजबूरी थी आपको लगता है? नहीं, हालात ऐसे थे। हरियाणा की जो राजनीति के लोगों को सिनेरियो था उसके अनुसार काम करना था। इसमें समस्या क्या थी? परंतु आज किसान उनसे बहुत दूर चला गया। अब ताऊ देवीलाल की फोटो देख के किसान आकर्षित नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सारी उम्र कांग्रेस ही रहे ना, परंतु उनको सम्मान किसने दिया? सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इन लोगों को सोचना पड़ेगा आज राजनीति कहां से शुरू करें। और सवेरे उठते हैं, चाचा भतीजे को गाली देनी शुरू करता है। दोपहर के बाद भतीजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाचे को गाली दे देता है। वो कहता है मेरे पाँव में 12 नंबर का जूता है, वो उसका कहता है मेरे पाँव में 13 नंबर का जूता है। क्या देश के लोग देख नहीं रहे क्या? बिल्कुल। अब इसी प्रकार से राहुल गांधी 4 दिन बोल के आ गया बिहार के अंदर, वोट चोर गद्दी छोड़, मेरी हरियाणा की सरकार चुरा ली। अरे भाई, तू भले मानस, थोड़ा सा भी यदि दिमाग उपयोग कर ले। चलते चुनाव के अंदर भूपेंद्र हुड्डा एंड कंपनी ने शैलजा जैसी एक शेड्यूल कास्ट नेता को किस प्रकार से अपमानित करके घर बैठने के लिए मजबूर किया। क्या राहुल गांधी के अंदर इतनी गैरत है कि उसके ऊपर कोई एक्शन ले ले? चुनाव के दौरान ही किरण चौधरी, जो बंसीलाल जी की बहुत बड़ी विरासत है, वो कांग्रेस छोड़ के चली गई। क्या राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में दम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई एक्शन ले ले? लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे बड़ा औद्योगिक घराना हरियाणा का नवीन जिंदल ने कांग्रेस छोड़ दी, उनकी माता श्री सवित्री जिंदल जी ने कांग्रेस छोड़ दी। इनको कोई सिकिन नहीं आई। कैप्टन अभय सिंह यादव, जो 7 बार का विधायक रहा, जिनका बेटा युवा का प्रेसिडेंट था और विधायक था, उसको एक दिन भी चुनाव में कहीं वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कहीं उपयोग ही नहीं किया। रणदीप सुरजेवाला, जो केंद्रीय राष्ट्रीय महामंत्री है कांग्रेस का, उसको केवल कैथल तक फ्रीज करके रख दिया इन लोगों ने। और चलते चुनाव के अंदर शमशेर सिंह गोगी जैसे महानुभाव बोलते हैं, पहले अपना घर भरूंगा भाई,
भाई फिर अपने भाई भतीजा का भरूंगा भाई, फिर मैं को अपने रिश्तेदारों का भरूंगा भाई, कुछ बचेगा जल के मैं दूंगा। क्या हिम्मत नहीं है इनके अंदर उसके ऊपर एक्शन लेने की? क्या नीरज शर्मा ने, जो फरीदाबाद एनआईटी से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, चलते चुनाव में बोल रहा था 50 वोट ले आओ और नौकरी ले जाओ, क्यों सेल लगा रखी है आप लोगों ने नौकरियों की? हु आर यू? कांग्रेस में हिम्मत नहीं है अपने नेता के, अपने छोटे भैया नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की, और साल के बाद भी फिर नेता प्रतिपक्ष भी बंदर हुड्डा को बनाएंगे और हमें हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि वोट चोरी कर ली। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। कृष्ण बेदी नरवाना से चुनाव लड़ता है, नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए राज्यसभा का मेंबर सुभाष बराल आता है, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आता है, प्रदेश का अध्यक्ष मोहनलाल बडोली आता है, जनसभा को शुरुआत करने के लिए, संबोधित करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, विप्लव देव जी आते हैं, हेलीकॉप्टर लेके मनोहर लाल जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी 2 विजिट करते हैं, एक एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो इतनी मेहनत करता है। और इनका जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, जिस लोकसभा क्षेत्र से शैलजा मेंबर पार्लियामेंट है, उसके चुनाव के उद्घाटन के अवसर से लेकर और रिजल्ट आने तक नरवाना में नहीं आई वो। फिर कहते हैं हमारी वोट चोरी होगी, हमारी सरकार चोरी होगी। अरे काम आप करोगे नहीं, मतदाता के पसीने से आपको बदबू आएगी, लोगों के बीच में जाओगे तो आपको पसीना आएगा। और 70 में से 56 साल 75 में से आप लोगों ने राज किया, उसका जब सवाल जवाब करते हैं आपके पास जवाब नहीं होता, जनता को आप फेस नहीं करते, फिर कहते हैं कि वोट चोरी कर ली। अरे मेरा मुख्यमंत्री तो रात के 2 बजे भी जागता है, आम सामान्य परिवार की माता बहनों को देखकर रात के 11 बजे भी गाड़ी रोक कर उनका हालचाल पूछता है, रात के 2 बजे। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रोहतक के कोई 8-10 आदमी रात के 12 बजे आ गए और आके उन्होंने मैसेज दिया कि हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी उनको मिले। मुख्यमंत्री जी ने कहा बताइए काम क्या? कहने लगे जी काम कुछ नहीं है जी, हम तो देखने आए थे कि मुख्यमंत्री जी मिले है कि नहीं। अच्छा जी, हाँ। जनता भी टेस्ट करती है, लाइव टेस्ट। और यहाँ तो स्थिति ये थी, सूर्यास्त और भूपेंद्र हुड्डा मस्त। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैनल के ऊपर बैठ के कहता हूँ, मस्त कैसे? बता रहा हूँ ना मैं जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का तो टूर प्रोग्राम डेली छपता है, एक एक सेकंड का छपता है। 10 साल के मुख्यमंत्री काल में कितनी बार सरकारी कोठी के अंदर सोया आप बता लो, रिकॉर्ड कटवा लो उससे। 8 बजे के बाद सरकार नहीं चलती थी, ये हालत थे। और रीस करेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की। हमने तो चुनाव को इतना सीरियसली लिया कि छठ पूजा भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व ने बिहार के अंदर सेलिब्रेट की, दीपावली भी लोगों ने, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और मिनिस्टरों ने बिहार के अंदर ही हमने रहे। क्यों? ये तो 4 दिन वोट चोर गद्दी छोड़ के आके भाग गया, कौन से देश में मौज मस्ती करके आया, फिर लास्ट के दिन में आया और आके भी क्या वोट थोड़ी मांगी, वो 3 फुट गहरे तालाब में कूद गया। अरे वो मछली पकड़ने का टाइम थोड़ी, थोड़ा वोट मांगने का टाइम था। हालात ऐसे ऐसे पैदा करेंगे और वोट कहेंगे चोरी होगी। कैसे कैसे ये व्यक्ति हैं। आज तो विपक्ष का नाम लेते हो हमें भी चिंता होती है, सारी दुनिया भर की पार्टियां जोड़ ली, इंडी गठबंधन बना लिया, 100 को टच नहीं किया, फिर भी 99 पे रह गई। अच्छा, आपने शैलजा का जिक्र किया कि शैलजा को किस तरह से पार्टी से दरकिनार किया, आपने और नेताओं का भी जिक्र किया, लेकिन मैं कुमारी शैलजा पर इसलिए आता हूँ क्योंकि बीच में ये चर्चा चल गई थी कि कुमारी शैलजा बीजेपी के संपर्क में है, हालांकि उन्होंने डिनाई किया, लेकिन क्या अंदर की बात आज आप बताएंगे? अब तो चुनाव निकले हुए 1 साल हो गया। नहीं, ये विषय नहीं क्या है। ऐसा है? देखो ये मेरे नाम तो मेरे स्तर की बात है ना, मुझे इसके बारे में जानकारी है और ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगा, ना कोई ऐसी बात, जहां तक दूर दूर तक जितना कि मैं जानता हूं मेरे को कहीं लगती नहीं मुझे ये बात। परंतु उन्होंने किस प्रकार से उसको अपमानित किया, ये चीज तो एक देखने की बात है। जब 5 मेंबर पार्लियामेंट जीत के चले गए, भूपेंद्र हुड्डा जी ने दिल्ली के अंदर उनको बुलाया और उनमें से भी 4 लोगों को मैसेज था, शैलजा जी को तो मैसेज ही नहीं था। 5 सांसदों को जो स्वागत करने की बात थी उसमें 4 लोगों को मैसेज दे दिया और 5 में शैलजा जी को तो बुलाया तक नहीं लोगों ने। आपको लगता है कि हाईकमान ये सब देखता है? हाईकमान हो कहीं तभी तो ना, कहीं है ही नहीं हाईकमान। तो मैं तो कहता हूं जिस किसी कांग्रेसी में गैरत है वो क्यों नहीं चैलेंज करते अपने नेतृत्व बदलने की। वो बार बार कह रहे थे, एक आम सामान्य बात चलती है, वो कहते बहू के साथ झगड़ा कर रही थी सास कि रोटी जला देती है। तो एक बार ना तवा बदल के भी देख लेना चाहिए, कभी तवे में गड़बड़ हो, नेतृत्व में ही गड़बड़ है। कांग्रेस में तो जो गड़बड़ है उनके नेताओं में गड़बड़ है। अच्छा, अब बिहार चुनाव हुआ, आप भी बिहार में थे, आपने 1.5 महीना आपने त्यौहार भी बिहार में अपने सेलिब्रेट किए, आप 2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी आपके पास थी,
क्या जिस तरह का मैंडेट मिला है, आप मानते हैं कि भाजपा को उम्मीद थी कि 200 पार हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूँ। मैं लंबे समय तक बिहार में रहा। मोहद्दीन नगर और उजियारपुर, 2 विधानसभा में देख रहा था। उजियारपुर की मैंने 5 दिन पहले ही पार्टी को भी और नेतृत्व को स्थिति बता दी थी। और उजियारपुर वैसे भी हमारे गठबंधन के साथी के पास, उपेंद्र कुशवाहा जी के पास सीट थी वो, तो वो ज़्यादा टिप्पणी तो क्या करनी है कि हमने बता दिया था कि वो स्थिति ठीक नहीं है वहाँ पर। हालांकि प्रयास किया, योगी जी की रैली भी की, चिराग की भी रैली की, वो सीट संभल नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा डाउन था कैंडिडेट का व्यवहार और चुनाव। वो फील्ड का आदमी नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। तो हमने पहले कहा था कि ये अच्छे मार्जिन से आ रहा, परंतु वो भी बड़ा नज़दीक जाके आ रहा। और मैंने मोहद्दीन नगर के बारे में भी कहा था कि हम ये सीट जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, परंतु उसका मार्जिन कम रहा, इसकी भी मुझे चिंता है। वो कोई वोट पोल कम हुई या वोट क्या हुआ, कैलकुलेशन में वो अलग चीज़ें हो सकती हैं कैलकुलेशन में, परंतु वो बहुत अच्छे मार्जिन 25+ से हम सोच रहे थे कि जीतेगा, वो 11,500-12,000 हज़ार से जीत पाया कैंडिडेट। ओवरऑल जितना भी हम गए थे, हमें ये तो महसूस होता था कि कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम जीत रहे हैं। वो 150 के आसपास कंफर्टेबल मेजोरिटी हम मान रहे थे, 145 से लेकर 50-52 तक। परंतु प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, एक बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री ने लगातार लोगों के बीच में रहे। अमित शाह जी ने तो पूरा कैंप किया वहां पे। जेपी नड्डा जी ने पूरा कैंप किया। 12 मुख्यमंत्री, 13 मुख्यमंत्री एक दिन के अंदर बिहार के अंदर थे हमारे प्रदेशों। चाहे नायब सिंह सैनी जी थे, रेखा गुप्ता जी थी, भजनलाल शर्मा जी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा जी थे, हमारे मोहनलाल यादव जी थे, इसी प्रकार से हमारे देवेंद्र फडणवीस जी थे, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 13 मुख्यमंत्री ने एक दिन के अंदर कैंप किया। हमारा सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल वहाँ था। नीतीश जी की पूरी टीम काम में लगी हुई थी। इसी प्रकार से जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान जी की, वो सारी टीमें लगी हुई थी इस प्रकार से। और हमारे स्टेटों के तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे विधायक और बहुत एक लंबी टीम वहाँ पर लगातार वो काम कर रही थी। रिजल्ट तो हमारे को संभावित थे कि अब कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम सरकार बना रहे हैं, परंतु लोगों ने हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और बिहार के मतदाता ने जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने बिठा रखा था, गर्दा उठा रखा था, वो गर्दा एकदम से बिठा दिया। केवल वो मीडिया का और वो एक जातिवाद का जो नारा था, उसी पे वो चुनाव लड़ रहे थे, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। लेकिन वो तो अब लोग कहते हैं कि आप लोगों ने फ्री बीज इतना कर दिया, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दिए, उससे पहले ऐसे महिलाओं के खाते में 10,000 डाल दिया। आप ये तो आपको पंडित जी बात याद है, उसका भाई उसके पैरेलल चुनाव लड़ रहा था। हाँ, जिस आदमी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ रहा था गठबंधन में, वो आदमी 12-13 कैंडिडेट आमने सामने कांग्रेस के और जदयू क्या है ये तेजस्वी के सामने लड़ रहे थे, उनको बिठा ही नहीं सके। वो किसी को नहीं बताएंगे। वो महिलाओं को ये दे दिया, उसको ये दे दिया, ये तो उनको याद है। भी तेरा सगा भाई सारा दिन तेरी वहां पर तेरे खिलाफ डट के बोल रहा था, तेरे टोटल रिश्तेदार तेरे खिलाफ, उसका मामा उसके खिलाफ बोल रहा था। अब तो रोहिणी आचार्य ने भी छोड़ दी। वो तो चलो पारिवारिक, मैं सारी बातों पर नहीं जाता। तो इन चीजों को कैलकुलेशन करना चाहिए, परंतु पूरे देश के लोगों को ये गुमराह करने की साजिश है कि हमने तो बड़ा सीरियस चुनाव लड़ा। अरे सीरियस चुनाव लड़ा तो देश प्रदेश की जनता को आगे भीख मांग रहा वोट की, अपने भाई को मिला लेना। वो तो तेरे को सबसे बड़ा विभीषण बता रहा था। उन चीजों पर ध्यान नहीं जाने देंगे लोगों का। वो तो आप जैसे जागरूक पत्रकार ही पहुंचा सकते हैं वहां। अच्छा, पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो क्या मुख्यमंत्री बनवाएंगे अपना आप लोग बिहार में? डिमांड तो चल रही है। तो नीतीश जी कौन है? नीतीश जी जेडीयू के हैं, वो तो पलटी हमारे मार नहीं लेते है क्या? हैं। वो तो पलटी मार लेते हैं, वो नहीं, तो वो 2 बार हमारे नहीं है क्या? आप अपना मानते हो? ये देश के प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है अमित मैं शाह जी आपको बता कहते रहा थे कि नीतीश बाबू हमने कुंडी चाबी ताला लगा के चाबी समंदर में फेंक दी है, वो बाद में फिर चाबी निकाला है आप लोग, वो मैं बात आपको अलग बता है। रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा लेकिन क्या अमित शाह की अब वो सारी बयानों को अगर हम छोड़ दें, अब माने कि जेडीयू से नीतीश कुमार हैं, क्या भाजपा उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी या अपना मुख्यमंत्री मैं बनाएगी? क्यों मानूं आपकी बात, जब मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरे देश के गृह मंत्री और मेरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बात कहते हैं कि हमने नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, मैं तो उनकी बात को मानूंगा। आप एक कार्यकर्ता होने के नाते क्या चाहते हैं? आपका अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं कार्यकर्ता के नाते अपने नेता की जो बात है उसी को पत्थर की लकीर मानता हूं। डिसिप्लिन है। नहीं, डिसिप्लिन क्यों है? मेरे नेता ने जो निर्णय लिया है, पूरे देश का नेतृत्व जो कर रहे हैं, उनका निर्णय ही प्रत्येक कार्यकर्ता का निर्णय है। उसमें कृष्ण बेदी जी
भी है, उसमें नायब सिंह सैनी जी भी है, और उसमें हमारा बूथ का पदाधिकारी भी है, बूथ का कार्यकर्ता भी। पंजाब में भी चुनाव आने वाले हैं, तो पंजाब को भी देखेंगे। 1 साल रह गया लगभग, ये 25 खत्म है, नहीं, 27 आ पंजाब को गया। देखेंगे इसमें। हाँ, तो पंजाब में फिर गठबंधन जिस दोबारा प्रकार होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार के अत्याचार जुल्म जाते हैं उन्होंने लगातार किए हैं, यहाँ पर गरीब को, मजदूर को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा, अकेले लड़ेंगे कि पुराने साथी के साथ आएंगे? ये निर्णय पार्टी का। हमें जो ड्यूटी दी जाएगी उसको करेंगे, परंतु एक बात तय है कि हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता पंजाब को सरकार बनाने में, जिताने में पूरी खून पसीना बहा देगा। उससे पहले बंगाल, बंगाल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप? मुस्कुरा के रह गए। नहीं, हो गया काम, शुरू हो गया। शुरू हो गया? हाँ, चले गए हैं भूपेंद्र पटेल जी। अच्छा, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र यादव जी और विप्लव देव जी कल थे, हो गया काम शुरू। ये तो मोदी जी की सेना है, भारतीय जनता पार्टी की सेना है, ये कभी बैरक में जाती नहीं है, तो फील्ड में रहती है। अच्छा, वापस मैं हरियाणा पे आ जाऊं। हरियाणा की एक बड़ी समस्या अगर हम कहें तो प्रदूषण है। आप जिस जिले से आते हैं, जींद से, उसका AQI सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहा पिछले दिनों, 400 450 से पार रहा। सरकार कितना सीरियस है प्रदूषण को लेकर? नहीं, जिन लोगों ने इस प्रकार की शुरुआत की या ऐसा प्रदूषण फैलाने में काम किया, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या और कारक जिन मानते हैं अधिकारियों ने लापरवाही, उन अधिकारियों के खिलाफ कारक क्या मानते हैं आप? नहीं, कारक तो कुछ लापरवाही भी है, हम्म, कुछ लापरवाही भी है लोगों की, और हम पूरी तरह ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट भी दे रहे हैं कि पराली को मत जलाओ, पराली को यूज करो। पराली का करोड़ों रुपया लोग, किसान कमा सकता है उससे। परंतु पराली तो अब की बार कम जली, कृषि मंत्री भी कह के गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, परंतु अन्य वर्षों की बजाय इस बार कम जलाई है, लोग प्रेरित किए हमने। और कई बार किसान जल्दबाजी में, अज्ञानता के कारण ऐसा कर लेते हैं, परंतु वो बहुत कुछ अवेयरनेस सरकार ने भी किया और लोगों में अवेयरनेस भी आई है, और लोग अभी अवेयर हुए हैं प्रदूषण को लेकर। पराली के अलावा क्या मानते हैं? क्योंकि जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि पराली से पोल्यूशन नहीं होता, ये जो पोल्यूशन है इसके और बहुत से कारण हैं। क्या सरकार उस पर स्टडी करवा रही है? किसी तरह की कमेटी है? जो भी इस तरीके होते हैं उन सभी की जांच भी कर रहे हैं हम, और उनको चेक आउट भी कर रहे हैं। परंतु बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट है हरियाणा, बहुत से इंडस्ट्रीज, बहुत से हाईवेज लगातार सबसे बेटर पोजीशन में हरियाणा में है। मैं जींद जिले की बात करता हूँ, जींद जिले में एक भी हाईवे नहीं था, अब 9 नेशनल हाईवे हरियाणा के जींद जिला को टच करते हुए निकलते हैं। आपका तो पंजाब का पूरा एरिया वहीं से क्रॉस करता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम हमारे संज्ञान में भी, उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, और मानव जीवन को बचाने के लिए जो कुछ सरकारी स्तर पर उपाय हो सकते हैं, जो सामाजिक से और धार्मिक और संस्थाओं से विचार विमर्श करके जहां तक कंट्रोल किया जा सकता है पूरा। किसी तरह का ब्लूप्रिंट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल तैयार कर रखा है, और उस पर काम भी हमने शुरू कर रखा है लंबे समय तक। हाँ, और इसको कंट्रोल कर लेंगे। कोई टारगेट है कि टारगेट आप तो 5 क्यों 11 साल हो गए आपकी सरकार? नहीं, मैं यमुना पे, घग्गर पे, हर साल का अलग तरह का वो आता है। वायु प्रदूषण मैं मान सकता हूँ सर, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जल प्रदूषण की अगर मैं बात करूँ तो घग्गर और यमुना खासतौर पर जो कैंसर फैला रहे हैं हरियाणा में, इसमें जो पर्याप्त मात्रा में STPs या बाकी तमाम जो सरकार की तरफ से काम होना चाहिए वो उस तरह से नहीं है। मैं आपको देख बताऊँ, घग्गर की बात मैं बता रहा हूँ आपको। घग्गर 100% पंजाब से निकलता है और लास्ट में जाके हरियाणा को टच करता है, ये आप मान सकते हैं। और पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट लगातार इस पर काम कर रही है, NGT भी इस पर काम कर रही है, और बहुत ज़्यादा उसको चाक आउट भी किया है। जमुना का पानी, आपने नायब सिंह सैनी जी का देखा था, जमुना का पानी जाके गंदा ही दिल्ली में होता था। लगातार रेखा गुप्ता की सरकार वहाँ पर काम कर रही है, और लगातार कर रही है, और बहुत कुछ चेंज लाने का काम किया। स्वयं नायब सिंह सैनी जी ने तो इन्हीं दिनों चुनाव था ना, फरवरी में चुनाव था, उस पानी को बिल्कुल पी के दिखाया था। परंतु STP का पानी गिर कहाँ रहा था? बॉर्डर पार करने के बाद गिर रहा था। और उसी का रिजल्ट ये है कि केजरीवाल दिल्ली से बाहर। तो आने वाली कैबिनेट बैठक में या जब इसके बाद सेशन आएगा, शीतकालीन सत्र आएगा, तो आप लोग प्रदूषण पर कोई बिल लाने के लिए या कोई जो भी फौरी तौर पर काम होंगे, मुख्यमंत्री जी और सारा टीम उसमें लगी हुई है, उसको एक्शन लेने के मूड में है सरकार। अब भी जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिए। कल भी कुछ लोग मुझसे मिले थे, कहते जी ये हमें नोटिस आ गए, हमें शोकाज नोटिस आ गए, हमें सस्पेंशन के ऑर्डर आ गया। मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर पूरी तरह स्ट्रिक्ट है। अच्छा, भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना चुनाव से पहले घोषित की थी,
आप लोगों ने चुनाव के बाद बहुत सी लाडों को उसमें से बाहर कर दिया, आपने कैप लगा दिया कि 1 लाख से नीचे, और बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो 1 लाख में आते हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी का बयान ये भी आया कि अभी हर महीने नहीं मिलेगा ये पैसा। थोड़ा ये नहीं, इसमें पब्लिक को क्लियर करिए। तीन चीजें इसमें अलग अलग है। जी। पहला नंबर तो हमने अक्टूबर में चुनाव था हमारा, हमने घोषणा की थी कि बहनों को 2100 रुपया देंगे ताकि वो उनको एम्पावर कर सकें, वो परिवार का सहारा बन सकें। चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने वाली बेटियां हैं, चाहे शादी के बाद परिवार चलाने वाली बहनें हैं, चाहे परिवार को बड़ा करके पाल के उनको सहयोग के लिए 60 साल से पहले हमारी जो ओल्ड एज पेंशन है उससे पहले का जो पीरियड है, हमने शुरुआत की है। 1 लाख रुपए जिस परिवार की आमदन है उसको हम शुरुआत की है, वो लगभग 20-21 लाख का आंकड़ा हमारे पास आता है। अब यदि वो 1,80 तक लेके जाएं या 3 लाख तक लेके जाएं, अब वो जिस प्रकार का हमने, एक तो इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या किया है, पहले CSC सेंटर पर जाकर बहनें या कोई भी लाभ लेने वाला आदमी वहां जाके उनके धक्के खाता था। अब हमने उनके मोबाइल में ही ऐप डाल दिया है, कोई भी सरकारी दफ्तर में जाके फार्म आपको भरने की आवश्यकता नहीं है जी। किसी CSC सेंटर पर जाकर आपको 1 रुपया भी खर्चने की आवश्यकता नहीं है। और एक बहन अपने मोबाइल से 5 या 6 बहनों को भी यदि अपलोड करे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं बहन नहीं कर सकती, पति कर सकता है, पति नहीं कर सकता, करना जानता, बेटा कर सकता है, बेटी कर सकती है, पड़ोसी कर सकता है। अपलोड अपने आप को करना है, किसी सरकारी या दायरे के पास आपको इसके पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं है। उनके लिए सबसे इजी छत के नीचे बैठ के ये काम की हमने शुरुआत की। अब रही बात, आप करें लाडो को बार कर दिया। अब यदि टोटल यदि हम आंकड़ा देखें 3 लाख तक की यदि संख्या जिन आमदन वाले परिवारों को यदि 2100 में जोड़ें तो वो लगभग 48-49 लाख जा रही थी स्ट्रेंथ। और 48-49 लाख जाने में यदि उनको एकदम से अपलोड करने की बात करते तो सिस्टम बैठ जाता और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ही, पूरे देश के अंदर ही चर्चा बन जाती कि सरकार का तो सिस्टम कोलैप्स कर गया। हमने उनको नेगेटिव पॉजिटिव सारा चेक करने के लिए अभी एक फेज शुरू किया है, उन बाकी फेज हम बाद में लेके आएंगे। एक विषय तो ये होगा क्लियर, स्वयं अपने बहन को अपने आप ही अपलोड होना है, किसी सरकार के अधिकारी के चक्कर काटने की आवश्यकता ही नहीं है, CSC सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने सबसे बड़ा उनको एक लाभ दिया है। अब रही बात दूसरी कि मुख्यमंत्री जी ने ये कल घोषणा कर दी कि हम पहले ये देंगे बाद में, इसका रिजल्ट तरीका ये निकाला गया है। हमने बजट को पहले ही अनाउंस कर दिया था, बजट हमने रख दिया है। हमने तय ये किया है कि 1100 रुपये नगद हर महीने बहन के हाथ में जाएंगे। नगद कैश दिया जाएगा, अकाउंट में जाएंगे ना, अच्छा अच्छा, वो सिस्टम में जाएंगे जी। और 1,000 रुपया उनकी सेविंग में जाएगा। 3 साल के बाद या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद वो 1,000 रुपये यदि 60 महीने हो जाते हैं तो 60,000 रुपये होंगे। किसी बहन के हाथ में इकट्ठा अमाउंट जाएगा, 60,000 रुपये का अमाउंट जाएगा। वो घर के कुछ ना कुछ काम ठीक कर सकती है, कुछ जरूरतें अलग से भी होती हैं। बेटी मतलब पैसा सेव किया जाएगा, पैसा 100% सेव करेंगे। 2100 रुपये हर महीने रखेंगे और 1100 रुपये उनके अकाउंट में डालेंगे, 1,000 सेव में जाएगा। बजट हमने तय कर, मतलब महिलाएं 2100 इंटू करती रहे, 2, 3, 4 जितने मंथ्स बाद मिलेगा वो पैसा पूरा मिलेगा। पैसा पूरा मिलेगा, कितने महीने का होगा वो सारा वापस मिलेगा 100% मिलेगा। कई बड़ी जरूरतें भी होती हैं परिवार को, वो उस समय पे काम आ सकता है पैसा। ये ऐसा कुछ विचार हमारे दिमाग में आया था। तो ऐसा ना हो कि वो इंतजार लंबा हो जाए, 12 महीने के बाद उंगली पे गिनते चले जाएं कि 13, 14, 15। मोदी जी एक बात कहते हैं, मोदी जी की गारंटी ही गारंटी है और मोदी जी की ही सेना हरियाणा में सरकार चला रही है, चाहे नायब सिंह सैनी है, चाहे कृष्ण बेदी है, चाहे अन्य पूरी टीम है। तो मेरे नेता की गारंटी ही गारंटी है तो हमारी भी गारंटी की ही गारंटी है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी अपनी बहनें हैं, हमारा अपना परिवार है, वो उनको हमने अधिकार दिया है उनको एम्पावर करने का, तो हम इसमें किसी में बटपन तो इफ करने की जरूरत ही नहीं है किसी को। मतलब आप अगर आने वाले टाइम में बाकी जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी इसमें जुड़ेंगी। अब इस फेज को एक बार चेक लेकिन ये कहा जाता है कि कम से कम BPL परिवार की महिलाओं को तो ले लेते, और आपने जो कैप लगा दी उसमें तो मनरेगा परिवार भी नहीं आता। मैं एक बात कह रहा ना, सुन नहीं, कैप नहीं लगाई ना, एक सिस्टम को चेक आउट कर रहे हैं। 1 लाख रुपए, हाँ, कुछ दिनों के बाद उसको BPL पे लेके जाएंगे, 180 पे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद 3 पे भी लेके जाएंगे। वो सारे विषय अलग हैं, परंतु अभी सिस्टम को, अभी 1 नवंबर को तो हमने पहली किस्त दी है ना उनको, इसको चेक आउट कर रहे हैं। बजट की कोई कमी नहीं है,
पूरी प्लानिंग के साथ हमने जितनी भी घोषणाएं वचन पत्र के अंदर वादे किए थे उसमें से लगभग 50 हमने वादे तो इस एक साल के अंदर पूरे कर दी, 48-49 लगभग। आखिरी सवाल लूँगा सर, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के एडीजीपी ने सुसाइड कर लिया, बहुत हंगामा हुआ, बहुत दिन तक जो उनके पार्थिव शरीर था वो रखा हुआ था। एक मांग की जा रही थी कि कार्रवाई की जाए, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ठीक है तबादले हुए, दोनों अफसरों के तबादले हुए जो डिमांड की जा रही थी, लेकिन आप लोग को लगता है कि जो फैसला 7-8 दिन में लिया गया वो पहले लिया जाता तो शायद सरकार को उतना सेटबैक ना लगता? आपने एक ऐसा सवाल किया जिसके साथ समाज भी जुड़ा हुआ, सरकार भी जुड़ी हुई है। जी। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मुख्यमंत्री जी विदेश में थे, परंतु जैसे ही मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ये विषय आया कि वो हमारी बहन अधिकारी अमनीत कौर वो जापान दौरे पे मुख्यमंत्री जी के डेलीगेशन में थी, बिल्कुल। उसी समय 2 अधिकारियों के साथ बहन को वापस भेजा और सारी परिस्थितियों को मुख्यमंत्री जी ने चाक आउट करने की वहां से भी बात की। दिल्ली उतरते हैं, दिल्ली उतरने के बाद सीधा परिवार के पास जाते हैं। परिवार ने जो कुछ भी कहा मुख्यमंत्री जी ने उसको बोल दिया, परंतु आईएएस और आईपीएस अधिकारी किसी भी प्रांत में केंद्र सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं, निर्णय लेने का अधिकार वहां पर होता है। मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन लेटर लिख दिया, इन 2 अधिकारियों की जांच नाम आ रहे हैं और उनको रिलीव करने की इजाजत दी जाए। परंतु मुख्यमंत्री जी ने साथ में ये भी कहा कि सुसाइड के केस में वैसे होता नहीं है कि कंपनसेट किया जाए परिवार को, बच्चे को, किसी को रोजगार दिया जाए, परंतु काबिल अधिकारी और 2 अधिकारी उस परिवार से हमारे सरकार में थे, हमारे सरकार का हिस्सा थे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बच्चे के लिए एम्प्लॉयमेंट की बात भी, हालांकि जब उन बच्चों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ क्योंकि पीएम अमनीत कौर मेरे विभाग में जब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, ये डायरेक्टर थी और इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान था पीएम अमनीत कौर का भी। 2.5 साल मेरे विभाग के अंदर इसने एज ए डायरेक्टर काम किया, परंतु उसके परिवार के अंदर ही राजनीति लोगों ने करनी शुरू कर दी। वो सारे दायरे सारी चीज़ें आपसे कोई अलग नहीं है, आपने देखी हैं सभी चीज़ें। जो भी व्यक्ति सरकार की ओर से जाए, हम एक बात मान के आए वो अगली शुरुआत कर दें, तीसरी शुरुआत कर दें, चौथी शुरुआत कर दें, और यदि विपक्ष का आदमी आए तो फिर वो किसी और प्रकार की बयानबाजी करते थे वहाँ पर आकर। चलो वो बड़ा दुखदाई पीरियड था। मुख्यमंत्री जी ने किसी एक बात पर भी कहीं कोताही नहीं बरती। वो जापान से आते मिलने भी गए अमनीत जी से? मिलने भी गए, मैं स्वयं और हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार, हमारे 3-4 अधिकारी जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, बार बार, चाहे हमारे होम सेक्रेटरी थे, चाहे हमारे डीजीपी चीफ सेक्रेटरी साहब थे, चाहे हमारे खुल्लर साहब थे, सभी लोग लगातार हम संपर्क में थे। परंतु कुछ लोग पीछे ऐसी ताकतें थी, अमनीत जी तो सरकार की परिस्थितियों को समझ रही थी, परंतु कुछ लोग उसमें राजनीति करना चाह रहे थे, उस प्रकार का माहौल पैदा करना चाह रहे थे। उनको परिवार से संवेदनाएं कम, गेट से बाहर निकलने के बाद राजनीति ज़्यादा नजर आ रही थी। परंतु मुख्यमंत्री जो बात की थी सभी की क्रिया में शामिल नहीं हो सके मुख्यमंत्री जी, उसके बाद भी स्वयं घर जाके फिर परिवार से मिल के आए। तो कहीं पर भी असंवेदनहीनता या संवेदनशीलता कहीं सरकार में कहीं थी नहीं, और हम सब का प्रयास था कि परिवार को न्याय मिले, और न्याय देने में सरकार और हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। परिवार के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। चंडीगढ़ पुलिस की जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। देखिए मेरी बात सुनो, अब परिवार खुद स्वयं जाके कोर्ट में सीबीआई की मांग कर रहा है, वो आपका कुछ निर्णय, कोई चीज कई स्टेप तो ऐसे होते हैं जो सरकार से बिना पूछे किए जा रहे हैं, हमारी पहुंच से बाहर की बातें हैं। अब वो हाई कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई की जरूरत तो तब पड़े जांच की, तब यदि चंडीगढ़ पुलिस ठीक जांच ना कर रही हो। वो चीज़ें, बहुत चीज़ें मंच पे या चैनल में कहने की नहीं है, कुछ लिमिटेशन है, परिवार की भी कुछ सम्मान रहना चाहिए, हमारा भी। लेकिन इसके बाद रोहतक में एएसआई ने सुसाइड कर लिया, आपको लगा नहीं डिपार्टमेंट के अंदर एक तरह का भूचाल शुरू हो गया? नहीं, वो जो कुछ था उसको पूरी गहनता के साथ सारे मंत्रिमंडल ने
और मुख्यमंत्री जी ने, और सभी चीजें उस पर हम गहनता से, संकट की स्थिति नहीं आई सरकार पर? मैं कह रहा हूं कि पूरी गहनता से जांच किया। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग कैंसिल करने के बाद हमने दोनों मंत्रियों को उनके घर भेजा भी, हमने केवल एक ही एजेंडे में नॉन ऑफिशियल कैबिनेट हमने की है सभी मिनिस्टरों ने बैठ के, कि परिवार को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे, हर चीज को आपको जो जिस स्टेप वाइज सभी चीजें पूरी कर देंगे। आपको अपना जश्न भी टालना पड़ा, सरकार के 1 साल पूरे हुए थे, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। देखो ये दुखदाई घटना थी, और वो एक कार्य उसको पोस्टपोन होने का एक कारण ये तो था ही, और भी 1-2 कारण थे। तो फिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इस परिवार को संवेदना के साथ साथ इस बात को समझा कि बाद में करेंगे, को जो भी करेंगे। 25 तारीख को तो खैर जश्न का नहीं है ना, वो हाँ, तो वो अलग मैटर। हमारे 350वां साल पूरा हो रहा है हमारी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का, और पूरे प्रांत के अंदर और देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण है कि उनको वो समापन करने के लिए, शहीदी दिवस को अपना श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जिस भूमि पर मेरा जन्म हुआ, 10 के 10 पातशाही कुरुक्षेत्र में अपने अपने कालखंड में गए हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के अवसर पर पहली पातशाही से लेके और 10वीं पातशाही तक कुरुक्षेत्र में गए हैं। तो एक बहुत बड़ा आयोजन वहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से भी और हमारे धर्म गुरुओं की तरफ से भी वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और उसी दिन हम अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की भी शुरुआत करेंगे। एक बहुत ज़रूरी सवाल और रह गया था, वो मैं पूछ लूँ आपसे। दिल्ली में ब्लास्ट होता है, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है फरीदाबाद से, 2900 किलो, 3000 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से मिलना, और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं नूह से मिलना। सरकार का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, या इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इतनी बड़ी साजिश आपके नाक के नीचे हो रही थी और आप लोग समझ नहीं पाए? कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए बिल्कुल आप अपने अपने विजन से आप ठीक कह रहे हैं। सरकार का फेलियर बता रहे हैं आप, इंटेलिजेंस का फेलियर बता रहे हैं। पकड़ा किसने है? पकड़ा भी तो उन्हीं एजेंसीज ने जिनकी जिम्मेवारी थी। बिल्कुल। जहां से भी सुराग मिला, पकड़ने में कोई सरकार ने या हमारे सुरक्षा बलों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु वो उससे पहले वो निर्णय उस प्रकार का ले चुके थे। और वो निर्णय शायद उस दिन वो ब्लास्ट ना भी करते, वो अपने भय में, अपने खतरे में, ठीक है, वो घबरा के, या उनको इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। और जिस प्रकार की एजेंसीज ने पूरे देश के अंदर उस नेटवर्क को पकड़ के फेलियर करने का काम किया है, ये हमारी उन लोगों की ही तो ये उपलब्धि है ना। तो आप उसमें सक्षम हो ना मैं सक्षम हूँ, वही एजेंसी कर रही है ना काम। तो जहाँ हम दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, हमने इस नज़रिए से देखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री तुरंत घटनास्थल पर गए और उसी समय घायलों से मिलने के लिए पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री विदेश से आते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं, सबसे पहले ही हॉस्पिटल जाते हैं और हाई पावर की जितने अधिकारियों की मीटिंग है उसको मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं आज। परंतु दुखदाई बात तो ये है, जिन लोगों के पैसे के ऊपर लोग अपनी जिंदगी का विश्वास करते हैं, वही लोगों के हाथ आज खून से सने हुए हैं। इससे बड़ी घिनौनी हरकत, इससे बड़ा अविश्वास कहाँ हो सकता है? अल-फलाह पर आप लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं? हमने तो उसको, जो देश की सरकार ने किया है, तो बाकी कार्रवाई तो जो चलेंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात मैं बता सकता हूँ, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का जो निर्णय है, किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं, किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और जो लोग सरकार को और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, वो इस बात को कान खोल के सुन लें। और उमर नूह भी गया, तो आपको लगता है कि नूह में विशेष तरह का आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है? ऐसी घटनाएं अक्सर सरकार की जिम्मेवारी तो 24 घंटे बनती है। परंतु मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मैं और आप सामान्य जीवन जी रही है, हमारा तो दिनचर्या में 50 कामों पर ध्यान होता है जी। बच्चे को स्कूल छोड़ के आना, स्कूल लेके आना, उसका शूज है, उसकी वर्दी है, ड्यूटी पे जाना है, ऑफिस में जाना है, दुकान में जाना है, शाम को आना है, माँ बीमार है उसको दवाई दिला के लानी है, पिताजी को चेकअप करा के आना है, बेटी को हॉस्टल छोड़ के आना है। परंतु जो चोर है उसकी निगाह तो एक ही काम पे रहती है, वो उसका टारगेट में लगे हुए थे। परंतु सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और सतर्कता के तौर पर हम काम कर भी रहे हैं। किसी को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को हम विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा की गारंटी हरियाणा सरकार लेती है, नायब सिंह जी की सरकार लेती है। और हमने केंद्र को भी आश्वस्त किया है कि हमारी कोई एजेंसी कहीं पर भी कहीं कोताही नहीं बरतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।